को आवाज आ रही कि नहीं है? अच्छा है। आ गया, कोई आ गया। ये सैमसंग किसका है? भाई फोन। हम्म। सर दीपांजलि। और हाँ, तुमको आज क्यों ना रिप्लेस कर दिया जाए? अबरार अली तुमको भी। नहीं इतना सर। सब देखने के बाद भी अगर तुम मक्कारी कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। घर पे बैठे बैठे पढ़ो। क्या बता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। आज आप लोगों का टॉपिक है मृत्युकालिक कथन। डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ। तुम नहीं थे क्या? अभी उसमें थोड़ा सा रह गया, वो बता दें किसी को, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। डाइंग डिक्लेरेशन। इसको कहीं पर भी, जब आप सेक्शन 32 पढ़ते हो, पुराना 32 अब हो गया है 26 सब क्लास 1। ठीक है। 26 सेक्शन हो गया। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 हुआ करता था। ठीक है। अब ये हो गया 26 BSA। ये डाइंग डिक्लेरेशन, यानी ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बोलता है, ये कहता है कि वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा, यानी वे दशाएं उस व्यक्ति द्वारा जो सुसंगत तथ्य का नॉट किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है, मिल नहीं सकता है, इत्यादि। तो शब्द मृत्युकालिक कथन यहां से समझना है आपको। मृत्युकालिक, जब कभी भी कोई व्यक्ति मर गया है या वो मिल नहीं सकता, यानी मर गया है, मृत्यु को प्राप्त कर गया, लेकिन उसकी कुछ बातें, उसके कुछ ऐसे स्टेटमेंट, उसकी कुछ ऐसी जानकारी जो अगर न्यायालय के संज्ञान में न लाया जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है या बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है ना? तो क्या ऐसे व्यक्ति के कथन को हम डिनाई कर दें? नहीं। क्या ऐसे व्यक्ति के लिखे हुई बातों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए? नहीं। उनको न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहिए। किसका? किसकी बातों को? जो मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, या जो मिल नहीं सकता है, उस व्यक्ति की बातों को न्यायालय के सामने रखने के लिए साक्ष्य के रूप में सेक्शन 26 की गणना की गई है। ठीक है, रचना की गई। अब इसमें किन किन बातों पे होगा, इसी बात को हम लोग अभी देखते हैं। पहले इसका थोड़ा से सेंस समझ लीजिए। सेंस जब समझ में आ जाएगा ना, पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो लॉर्ड रिपन मान लो, कॉर्नवालिस मान लो, औरंगजेब मान लो, कोई भी मान लो, अपने परदादा मान लो, दादा मान लो, है ना? यानी जो लोग इस संसार में नहीं है, इस संसार में जो लोग नहीं है, उनके जमाने में निकाला गया कोई आदेश जिसके तहत आज भी कुछ चीजें चल रही है। अब कहीं पे वो मिसरिप्रेजेंट हो गया, किसी व्यक्ति से हो गया, या किसी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने नहीं निकाला, तो अब कोई वकील साहब का काम है, तो वकील साहब कहेंगे नहीं, नियम में ये लिखा हुआ है कि अगर वो 30 वर्ष पुराना है, कुछ भी है, 30 वर्ष पुराना, शर्त ये है कि वो 30 वर्ष पुराना होना चाहिए, तो ये मान लिया जाएगा कि वो सच है।
तो ये तो 30 वर्ष की बात होगी, अब वो तो जमाने से मर गए। तो अब उनके द्वारा जो भी राजाज्ञा या जो भी अध्यादेश, जो भी बातें कही गई थी उस जमाने में, उनका कोई सबूत है? अब वो तो नहीं आ, औरंगजेब तो नहीं आ सकते, अकबर तो नहीं आ सकते, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो नहीं आ सकते, आ सकते हैं? नहीं आ सकते। लेकिन महारानी विक्टोरिया की आज्ञा का जो उनका 1857 की क्रांति के बाद जो प्रोक्लेमेशन हुआ था, जो घोषणा किया था उन्होंने, वो कंपनी बाग के उसमें दर्ज है, स्टोन में। अब अगर कोर्ट को ये पूछना हो किसी से कि क्या 1857 में महारानी विक्टोरिया ने या महारानी जो भी रही हो उस वक्त, उन्होंने कोई राजाज्ञा भेजी थी क्या, तो सारे लोग कह रहे नहीं भैया। तो उसमें से कोई कह रहा हाँ भेजे थे, हमने पढ़ा भी है और उसका प्रूफ आपका कंपनी बाग में लगा हुआ है। तो अब कंपनी बाग में लगा हो तो उसको तो उठा के नहीं कोर्ट में लाया जा सकता, तब क्या होगा? तब वहां के सर्वेयर का रिकॉर्ड लिया जाएगा, रिकॉर्ड से उसको सर्टिफाइड करा के उस कॉपी को वहां पे पेश कर दिया जाएगा। तो अब महारानी विक्टोरिया ने क्या कहा था, क्या स्टेटमेंट भेजा था कि भारत की जनता आज से मेरी जनता होगी, उसके ऊपर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मेरी होगी, पूरा भेज दिया। अब साबित हो गया ना। वो तो मर गए थे, लेकिन अब कहोगे नहीं महारानी विक्टोरिया ने ऐसा नहीं, वो तो मर गई, उनको क्या कहेंगे? तो उनके कथन को, तो मृत्युकालिक कथन में यही होता है, यानी स्टेट में, यानी मृत्युकालिक डाइंग डिक्लेरेशन में यही बात होती है। डाइंग डिक्लेरेशन, मरने वाले के द्वारा मृत्यु काल के दौरान कही गई बातें, या मृत्यु के पहले कही गई बात, मृत्यु के बाद तो कोई बात नहीं कही जाती, कही जाती नहीं, कही जाती। कालिक, इसीलिए वर्ड मृत्यु कालिक, मृत्यु काल में, नहीं मृत्यु काल में जब आदमी बेड, डेथ बेड जिसको बोलते हैं ना, ट्रांजेक्शन भी होता है, डेथ डेथ बेड ट्रांजेक्शन भी होता है, उस वक्त वो बिल्कुल उसमें है और अपनी बातों को बोल रहा है। तो एक तो नॉर्मल कंडीशन हो जाती, एक होता है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने गोली मार दिया, ठीक है, अब इसको गोली मार दिया किसी ने, ये अचेतावस्था में है, हॉस्पिटल ले जाया गया, इंजेक्शन इंजेक्शन लगा, कुछ होश में आया, तो उससे पूछा गया कि बोलो कौन कौन, ये किसने किया है? तो अगर उसने देखा होगा तो बता देगा कि साहब इन्होंने किया, ऐसा किया। अब उसको उतना बोला, उसके बाद मर गया वो, बस। कभी कभी फिल्मों में देखा होगा आपने, है ना, फिल्मों में देखा होगा ना, हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता है, अब बस बोलने ही वाला होता है कि मर जाता, सारा सस्पेंस रह जाता, देखने वालों में बड़ा उत्साह, क्या कहने वाली थी, है ना, वो मर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी को डाइंग डिक्लेरेशन बोलते, वर्ड समझ में है ना, कि मरता हुआ व्यक्ति जब कोई भी बात बोल कर जाता है तो उसकी बातों को इस तरह से लिया जाता है कि वो मरता हुआ कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, और फिर उसी आधार पे, उसी के डाइंग डिक्लेरेशन पे आपको सजा दी जा सकती है, किसी और साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। इसका पर्पज ये है, इसका मकसद ये है, ये थीम समझ में आ गई ना कि डाइंग डिक्लेरेशन होता है क्या है? किसी भी मरते हुए व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात झूठ नहीं होती है, ये हम लोग प्रिज्यूम करते हैं, मानते हैं, ठीक है। और फिर वो जो बोल के चला जाता है वो पक्का साक्ष्य होता है, जिसको सब्सटैंशियल एविडेंस बोला जाता है, यानी सारवान साक्ष्य होता है, उसको फिर आप काट नहीं सकते कहीं से, और उसी के आधार पे आपको सजा दी जा सकती है, ठीक है। किसी को कोरोबरेट करने की या किसी को संपोषित करने की जरूरत नहीं। गर्मी लग रही है, थोड़ा इसका खुला खुला हुआ, जरूरत नहीं पड़ती, पंखा थोड़ा पीछे चला लो ना, उनको क्या बंद कियो, जरूरत नहीं पड़ती। तो डाइंग डिक्लेरेशन समझ में आ गया। एक तो मरता हुआ व्यक्ति का हो गया, या मर चुका है उस व्यक्ति का हो गया। तो अभी इसमें कितने 8 बातें हैं, 8 बातों पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। अब आइए, थीम समझ में आ गया ना कि कहना क्या चाहता है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है।
26 की बातें आपको अब पढ़नी है। अब आइए बैरक्ट में आइए, अब अपने अपने। कहता है केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्संस हु इज डेथ और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रिलेवेंट। यानी वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना या किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है, जो मिल नहीं सकता है इत्यादि। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक, या इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं या किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। तीन बातें, ये एलिमेंट्स हैं सेक्शन 26 के, एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? पहले हिंदी में एलिमेंट्स लिखो, पहले सेक्शन 26 के। जो मर गया है, मिल नहीं सकता है, जो मर गया है, जो मिल नहीं सकता है, जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, जो मर गया है, जो मिल नहीं सकता है, या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना, जिसकी हाजिरी इतने व्यय या विलंब के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती। प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। ये चार एलिमेंट्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? जो मर गया है, जो मिल नहीं सकता है, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, ठीक। जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त लगता है, यानी कि स्टेटमेंट रिटन और ओरल वर्बल of relevant fact made by a person who is dead or who cannot be found, who is dead or who cannot be found, or who has become incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, without under the circumstances of the case appearance to appears to the court unreasonable or themselves relevant fact in the following cases, namely। अब आइए कौन कौन से, यानी कि किसके बारे में कहा गया है? जो व्यक्ति मर नहीं सकता, मिल नहीं सकता, और जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसके साक्ष्य को इतने विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय की राय में अगर ऐसा है तो वो सुविधाएं प्रदान कर सकता है। कौन कौन सी? यानी कि वो इन मामलों में ऑटोमेटिक क्या होंगे? वो देमसेल्व्स फॉलोइंग केस रिलेवेंट फैक्ट इन फॉलोइंग केस नेमली रिलेवेंट होंगे। किन किन मामलों में ये बातें होंगी लागू? पहला, ए, when the statement is made by a person as to the cause in his death or as to any of the circumstances of the transactions which resulted in his death in case in which the case of that person death comes into question. Such statements are relevant whether the persons who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of proceeding in which the cause of his death comes into question। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की आशंका या प्रत्याशंका उत्पन्न हो जाती है,
और वो अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में कोई बात किसी को बता देता है कि मेरी मौत जहर खाने से हुई, जहर देने से हुई, जलाने से हुई, किसने जलाया, कैसे जलाया, किसने जहर दिया, कैसा जहर दिया, किसने मारा, कैसे मारा। यानी वो अपनी मौत के बारे में पूरी अपनी बात बता रहा है। अब वो किसको बता रहा है ये मैटर नहीं करता, वो डॉक्टर को बता रहा है, वो पुलिस को बता रहा है, वो घर वालों को बता रहा है, वो रिश्तेदारों को बता, एनी पर्सन, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। तो इसीलिए देखा होगा जब कभी कोई घटना घटती है तो तुरंत उसको उसके बयान दर्ज कराए जाते हैं, लिखाए जाते हैं कि क्या क्या हुआ था उससे पूछ लीजिए। तो यानी कि शर्त है कि उसकी मृत्यु की क्या होनी चाहिए, प्रत्याशंका होनी चाहिए, जरूरी नहीं। अपने देश में इंग्लिश लॉ और ब्रिटिश लॉ में अंतर है, दोनों में अंतर अभी बताएंगे क्या क्या अंतर है इंग्लिश लॉ में और ब्रिटिश लॉ में। अपने यहाँ आपको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, आपने मक्कारी किया, जाके डंग डिक्लेरेशन लिखा दीजिए। ठीक है, क्या पता क्या हो सकता है। तो अब अगला व्यक्ति तो सकते में आ गया कि कहीं ऐसा ना यार मर जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, डंग डिक्लेरेशन मतलब अपनी कथन भी इसने लिखा दिए, तो बड़ा टेंशन में रहता है। तो इसीलिए देखिए मौत का कोई भरोसा नहीं ना कब हो जाए, तो इसीलिए कोई ऐसी घटना घटे तो तुरंत बयान दर्ज करवा देना चाहिए उस व्यक्ति के जिसने से किया है। अगर वो बयान दर्ज करा दिया है, अगर मर जाता है तो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में यूज हो जाएगा, नहीं मरता है तो वो वही स्टेटमेंट कोरोबोरेटिव साक्ष्य के रूप में, यानी कि संपोषक साक्ष्य, यानी कि उस बात को समर्थन करने के लिए जो साक्ष्य दिए गए हैं ये वाला स्टेटमेंट वहां पे यूज किया जा सकता है। बात समझ में आई? यानी कि कोई भी व्यक्ति किसके बारे में बोल रहा है, अपने मौत के बारे में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कहता है, जबकि वो कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया हो, जबकि वो उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या युक्त वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है, और उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूति या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, अथवा वाणिज्य के उपयोग में आने वाले उसके द्वारा लिखित या उपयोग में आने वाले उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में, अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में जो उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती। अब ये क्या मामला है, तीसरा वाला, when the statement was made by such person in the ordinary course of business। आपने देखा होगा कि हर एक दुकान पे, हर एक कार्यालय में, ऑफिस में लेखा जोखा होता है, लेखा जोखा होता है। मान लो अभी हमारी ड्यूटी है या किसी व्यक्ति की ड्यूटी है, ड्यूटी के पहले तक उसने अपनी डायरी को, रजिस्टर को मेंटेन कर दिया। मेंटेन मतलब ये होगा जो जो चीजें बिकी उसने दर्ज कर दिया, जो जो चीजें उसने मंगाई दुकान पे उसने उसको दर्ज कर दिया, कौन कौन व्यक्ति से मिला वो दर्ज करने, कहने का मतलब उसमें लिखी जाने वाली जो बातें उसके कारोबार के अनुक्रम में। जैसे कोर्ट और कचहरी में क्या होता है, जितने भी रजिस्टर उन्होंने फाइल होती, कितनी फाइल आज डेट पे लगी, कितनी सुनी गई, कितनी बचा दी गई, अगले डेट में फॉरवर्ड की गई, सब लेखा जोखा होता है। बिना लेखा जोखा के तो नहीं होता। अब वो क्लर्क जिसने लेखा जोखा रखा है, बाय द वे उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो अब अगले वकील साहब आए कहना ये तो डेट लगी ही नहीं थी, ये डेट तो लगी नहीं थी, डेट आगे की लगी थी, कैसे आज आ गई डेट, हमको पता ही नहीं। तो अब कैसे प्रूफ किया जाए, वो व्यक्ति तो है नहीं। वकील साहब मौका पा गए। जैसे उधार देने वालों के संदर्भ में ऐसा होता है अमूमन कि पिताजी से, मान लो किसी के पिताजी से उसने उधार लिया 10-20 हजार, आज ही लेके गया था और पिताजी ने किसी को बताया नहीं, और वो
चले गए। लेकिन उन्होंने, पिताजी ने क्या किया था, अपनी डायरी में लिख दिया था कि मैंने फला व्यक्ति को 10,000 रुपया अभी दिया था, फला डेट डाल दिया उन्होंने, और वो व्यक्ति मर गए। अब उनका बेटा जब 13वीं हो जाती है तो सब देखता है कि क्या क्या पिताजी छोड़ के गए हैं, सब खंगालने लगता है पूरा। डायरी भी मिलती है, उस डायरी में लिखा रहता है किसको किसको इन्होंने कर्ज दिया, उधार दिया है, किसको किससे लिया इन्होंने। देखा तो फला व्यक्ति, यार उसी तारीख को तो मरे, उस दिन तो हम गए ही नहीं थे तुम्हारे घर, ऐसे कैसे तुम कह रहे हो 10,000 हमने लिया है उधार। बताइए, कोई जिस दिन मरने वाला होगा उस दिन वो उधार देगा? वो तो बेचारा अपने उसमें परेशान। अब बोलते नहीं लोग, अब उसको झूठ बोल रहा है ना वो, अब वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको देना ना पड़े। लेकिन जो उसमें लिखा, अगर मान लो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा बेटा रुको, केस करते हैं तुम्हारे खिलाफ, केस कर दिया, वाद हो गया। नहीं, जनरल आया उसमें तो आदमी झूठ बोल जाता है, देखो ये बात सच है। यहाँ मियाँ बीवी झूठ बोल जाते हैं, तब जाके कोर्ट में फिर वहां पे फैसला होता है। तो वो तो एक गांव का पड़ोसी था या उधार लेने वाला जो भी था, तो झूठ नहीं बोलेगा कि मौका। अच्छा, तो और किसके लिए झूठ बोले, और उसके अलावा बच्चा क्या है ये बताओ। चाहे वकील हो चाहे जज हो, सब झूठ पैसे के लिए बोलते हैं और सब गलत काम पैसे के लिए करते हैं। हाँ, तो पैसा ही तो सेंटर पे है, बाकी उसके अलावा क्या है दुनिया में। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो पैसा तो मेन इशू है ही है। तो कहने का मतलब ये था कि अब वो डायरी जो है, उसने कोर्ट में केस कर दिया। किसने? बेटे ने उनके, कि भला भला व्यक्तियों ने हमारे पिताजी से कर्ज लिया तो और दे नहीं रहे। अब उन्हें पूछा कि, कोर्ट ने पूछा कि क्या सबूत है कि आपने पिताजी ने इनको दिया थे, तो कह रहे हैं कि जिस दिन ये मरे उस दिन की तारीख आपने डायरी में लिख रखी है। अब वो उसी के ब्लेम लगा रहा, तो अब उसमें क्या क्या चीज साबित होगी बताइए जरा, क्या क्या चीज साबित की जाएंगे कि हाँ इनके पिताजी ने वास्तव में दिया था। दो तीन चीजें साहब, पहले तो मान लो डेट पे इशू हो गया कि नहीं साहब इस डेट को तो मरे हैं, इस डेट को कर्ज कैसे देंगे। एक इशू हो सकता है, वो अगला वाले पार्टी ने, साहब बहुत बीमार थे उस दिन, कोई बताइए कर्ज दे सकता है क्या। फिर उनकी हैंड राइटिंग मिलाई जाएगी, ठीक है डेट पे इशू आपका कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग उनकी देखिए, क्या उन्होंने ही लिखा है। तो अब ये कहोगे सर मरते वक्त व्यक्ति कोई लिख सकता है क्या, बात फिर वो अगला वकील ही तो बोलेगा कि साहब वो मरता हुआ व्यक्ति क्या लिख सकता है क्या, या जिस दिन जिसकी मौत होगी उस दिन वो कुछ लिखेगा क्या। तो अगला वकील बोलेगा मरना कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी बीमार होके ही मरे, लोग एटेंडमली भी मर जाते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, काम करते करते मर जाते हैं। अगला वकील समझाएगा बात सही है। फिर आपको प्रूफ देना है कि उन्होंने लिखा है, उनकी राइटिंग है, सब कुछ है, तो वो डायरी रिलेवेंट हुई कि नहीं हुई। बात समझ आई। तो अब मृत्यु काल, अब तो उनको तो नहीं लाया जा सकता था ना, ना तो वो मिल सकते थे, वो तो राख हो गए, ना तो उनका साक्ष्य कोर्ट में लिया जा सकता है, वो भी नहीं बचे, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत आसान भाषा में समझना है इसको, डाइंग डिक्लेयर बहुत लंबा चैप्टर वो है, पूरे बीएनएस का सबसे लंबा टॉपिक है ये, सबसे बड़ा टॉपिक है। इलस्ट्रेशन इसमें कितने हैं, इलस्ट्रेशन कितने, 12, 14, 10, 8 है, 14 सबसे ज्यादा इलस्ट्रेशन भी इसी में ना। 12 में, 12 में नहीं, 12 में कहाँ होंगे, 12 में, 12, हाँ 12 में ना वो, अच्छा वो 14 समझ रहे थे अभी अभी भी वो असर नहीं जा रहा है चेंज वाला। 12, 12 में 16 है ना, 12 में 16 है और 26 में 14, ठीक है। अब तीसरी बात देखिए, ये बात समझ में आ गई ना, पहली बात समझ में आई, दूसरी बात समझ में आई, समझ लो अभी नॉर्मली भी जब पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात ये कहता है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पिक्यूनरी आर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, पिक्यूनरी आर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, पिक्यूनरी मतलब धन संबंधी, प्रोप्राइटरी मतलब संपत्तिक संबंधी, संपत्ति संबंधी, is the person making its, or when if true it would expose him of would have exposed him to a criminal prosecution or
टू अ सूट फॉर डैमेज, जबकि वो कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी, करने वाले व्यक्ति के, क्या, डिक्लेरेशन करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, या जबकि वो, यदि वो सत्य हो तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है, या लाया जा सकता है, या लाया जा सकता था। इसमें इलस्ट्रेशन पढ़िएगा, ई ई और एफ, दो इलस्ट्रेशन पढ़िए जरा, समझ में आ जाएगा आपको। ई और एफ इलस्ट्रेशन देखिए जरा इसका। आप पढ़ो, फिर हम समझाते हैं देसी भाषा में। आया समझ में? प्रतीक्षा, क्या आया? हम्म। का के नाम पत्र जिसमें वह कथन है, उसने का के निमित्त भाषा सुचेता, शुभम, तुम सब लोग ऑनलाइन हुआ है, सब लोग, इनको सबको आज में, अपर्णा बेटा, तो रोहित, ज्योत्सना, ताबीर, हाँ, कर लिया। सर तबीयत खराब है इसलिए ऑनलाइन ले सब लिया। ऑनलाइन हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आज की अब दीपावली तक छूट दे देते हैं आपको। अब इसमें देखिए होता क्या है, जैसे मान लो हमारी कंपनी चल रही है, ठीक है, हमारा एजेंट है, उधारी उधर जो भी वसूली करता है, वसूली करके वो अपनी डायरी मेंटेन करता है और लाके, है ना। अब वो गया शाम में, वसूली वसूली करके आया, सब डायरी वायरी मेंटेन करके रखा, पैसा वैसा सब ड्रार में रख दिया और आराम से सो गया, सोता ही रह गया, सो गया तो सोता ही रह गया। अब उसके बच्चों ने क्या किया कि डायरी तो कंपनी वालों को पहुंचा दिया, पैसा वो अपने पास रख लिया। देखे हुए के सब थे, पैसा देखने के बाद लोग जेब से निकाल लेते, वो वापस करने जाएगा। हाँ, चांदी का डगना, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो डायरी, जो एजेंट साहब थे भाई, उनकी ड्यूटी थी कि वो ले जाके भाई दे कि भाई इतनी वसूली हुई है, इतना बाकी है अभी। लेकिन अब वो मर गए। डायरी में उन्होंने लिखा था कि फला व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने इस तारीख को इतना पैसा दिया। वो पैसा लाके उन्होंने रखा, अपने पास ही रखा होगा, भाई एजेंट है तो अपने पास ही रखेगा। वो पैसा उन्होंने घर में रखा, घर वालों ने क्या, वो मर गए तो डायरी तो उन्होंने पहुंचा दी है कंपनी को, चाहते तो ना पहुंचाते, कुछ ना पता चलता। लेकिन थोड़ा ईमानदारी सोचे दिखा दे, हमारे पिताजी इतने ईमानदार थे, बोले कि अब इतनी ईमानदारी तो हम भी करेंगे, भाई डायरी तो पहुंचा दे कम से कम। अब नहीं भी अगर पहुंचाते, अगर नहीं भी पहुंचाते बाय द वे, तो दोनों सिचुएशन, तो डायरी उन्होंने पहुंचा दिया। जब मालिक ने उठा के देखा कि जिस दिन वो मरा है उस दिन कितना पैसा वसूली हुई, तो कभी कभी इत्तेफाक होता है कि उस दिन ज्यादा वसूली हो गई थी, 1.5 लाख रुपया वसूल लिया था। तो उसने उनके बेटे को बुलाया कि बेटा ये बताओ कि जिस दिन तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हुए थे उस दिन उन्होंने 1.5-2 लाख रुपया वसूल किया था, डायरी में लिखा हुआ है, पैसा कहाँ है? हाँ सर, हमें नहीं पता, पिताजी पता नहीं कहाँ रखते थे, किसको देते थे, हमें नहीं पता। अब डायरी तो है। अब भाई, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता कोई, बताओ? मारेगा तो पीटेगा तो है नहीं, क्रिमिनल केस तो करेगा नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में उस क्या करेगा मालिक बेचारा? केस करेगा ना, एजेंट के प्रतिनिधियों पे करेगा। एजेंट तो मर गया ना, उस पर तो नहीं कर जा सकता। अब चूंकि प्रोविजन है कि जो भी व्यक्ति मर गया तो उसका हो सकता है। तो अब ये बताओ कि जब वो केस हुआ और उस केस में जो साक्ष्य के रूप में क्या दिया जाएगा? मालिक तो डायरी पेश कर दिया,
बेटा उनका कह रहा, साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं वो डायरी किसकी है किसकी नहीं है, पिताजी की है नहीं है। तो कहे ठीक है, तुम्हारे पिताजी के कुछ लिखे हुए हो लेटर लेके आओ, मैच किया जाएगा। क्या जो आप झूठ बोल गए ना सीधे सीधे कि हमारे पिताजी थे ही नहीं या किया ही नहीं उन्होंने ऐसा। लोग झूठ बोलते हैं ना। अभी मैंने क्या कहा कि हस्बैंड वाइफ साफ साफ झूठ बोल जाते हैं। वो बेचारा पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देता है शॉपिंग कराते कराते, और जब केस हो जाता है तो जाके वहां कोर्ट में कहती है, साहब आज तक इन्होंने दो दो चूड़ियां नहीं खरीद के दी। हाँ, साफ साफ बोल जाती। तो झूठ जब हस्बैंड वाइफ में चल जाता है तो फिर बहुत दूर का रिश्ता है, एजेंट और मालिक का रिश्ता है ना। बहुत गंभीरता से सोच रही हूँ, क्या बात है। बेटा आ गई ना। कोई सपोर्टर भी है, हाँ? तो बात समझ में आई। तो अब वो डायरी काम करेगी पूरा पूरा, क्योंकि वो लिख के गए हैं, तो 1.5 लाख रुपया उनके प्रतिनिधियों को देना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें आपराधिक मुकदमे भी हो सकते हैं। मिस किसका हो सकता है, किस धारा में, किसी की संपत्ति को आपने खर्च कर दिया है लेकर, किस में जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा या मिस एप्रोप्रिएशन होगा। अब दोनों में अंतर क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। सर वो इंटरेस्ट करता है सर, रिचर्ड ट्रस्ट में इंटरेस्ट करता है। हाँ सर वो दोनों कोई थर्ड पार्टी। हाँ। और वो जान मिसयूज कर दिया उसका। और एप्रोप्रिएशन में, मिस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, कोई चीज आपके कब्जे में दी नहीं कि आपको मिल गई है। हाँ, तो लेकिन उसके बच्चों के द्वारा उस पैसा का खर्चा किया जाना मिस एप्रोप्रिएशन होगा। लेकिन वो व्यक्ति जो मर गया है उसके, अगर उसने ऐसा किया होता तब वो, हाँ हाँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता वो। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना। सब 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 क्लास नहीं, बी सी, सी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में और क्या रह जाता है। हाँ हाँ, दो ए और एफ, दो ही समस्या। ठीक है। हाँ, क्या चीज। अरे वो भी देखो, उसमें क्या लिखा है। प्रश्न ये है कि क्या का और खा का विवाह वैध रूप से हुआ है। ये अब पिक्यूनरी और सांपत्तिक संबंधी, तो यहाँ पे जो संपत्ति संबंधी होता है तो उसमें आफ्टर मैरिज, ठीक है, सारे रिलेशन जो, चाहे वो संपत्ति संबंधी हो चाहे धन संबंधी हो, क्या होते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो पादरी जो विवाह को संपन्न कराता है, ठीक है, वो दोनों के बीच में जो विवाह हुआ लिख के वो चला गया। अब अगला कह रहा है कि नहीं, हमारा विवाह हुआ ही नहीं। अगला कह रहा है कि हमारा विवाह हुआ ही नहीं। तो अब ये कब ऐसी चीजें आती हैं, जैसे कोई महिला, ए की शादी बी से होती है, ठीक है। अब इस शादी का जो साक्ष्य कौन है, पादरी है। अब हस्बैंड मान लो एक्सपायर कर जाता है, इसकी वाइफ भी बचती है। बी क्या करती है कि सारी प्रॉपर्टी, उस दिन कहानी बताया था ना आपको, सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है। क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है। अब इसमें मसला ये आया क्या कि जो अगली पार्टी उसके बेटे हैं या भतीजे हैं, जो भी होगा, क्योंकि इसके जो भी खानदान के होंगे, ए वाले इसके हस्बैंड के, वो अपोज करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी क्यों आप बेच रही हैं। तो कहेंगे हम तो उनके वाइफ थे इसलिए बेच रहे हैं। अब मसला ये है कि तुम्हारे साथ तो कभी उनकी शादी ही नहीं हुई है, उन लोगों को नहीं बताया, तो उसने चोरी छिपे कर लिया था।
उस दिन बताया था ना आपको पूरी कहानी, कैसे कैसे गैंग आता है और चुपके चुपके शादी करता और सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करता और लेके निकल लेते। तो अब मसला आ गया, पादरी को बुलाइए भाई जिसने शादी करवाई है, जिसको आप कह रहे हो कि शादी हुई है, आप कह रहे हो ना शादी हुई है, तो आप साबित करिए कि कहाँ पे हुई, कैसे हुई, किससे हुई। मेरे पादरी के पास गए, बात समझे कि नहीं समझे, हित इंटरेस्ट है कि नहीं है उसका। अब वो साबित पादरी कह दे कि हाँ मेरे सामने शादी हुई है। अब वो अगर मान लो पादरी भी मर गया तो, पादरी भी मर गया तो जो एक रिटर्न होता है कुछ शादी में होता है, हिंदू मैरिज में होता है कुछ रिटर्न में, सर्टिफिकेट बाद में बन जाता है, सर्टिफिकेट नहीं होता का कार्ड। हाँ वो भी है, वो भी बिल्कुल मान्य होगा। पंडित जी हाँ लिखा पढ़ी कुछ करते नहीं करते, कुछ काजी जी कुछ करते नहीं करते, पूरा निकाहनामा दिया जाता है। इसीलिए आप तो बहुत सख्त हो गई सरकार, आप कहती है कि जितनी भी शादियां होंगी सब में ये अधिकारियों को भेजो रजिस्ट्रार ऑफिस से, उधर शादी हो इधर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, कोई लफड़ा ही नहीं कि हुई थी कि नहीं हुई थी, तो डजंट मैटर है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में पादरी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ शादी मैंने करवाई थी, अगर जिंदा है तो, लेकिन अगर मर गया है तो उसके रिकॉर्ड देखे जाएंगे। तो महिला को तो पता होगा कब हुआ था शादी, अब मान लो डेट नहीं पता है, ईयर तो पता होगा, महीना तो पता होगा, साल 2 साल 4 साल कब तुम्हारी चाची आई, तुमको तो पता होगा ना कि साल में चाची आई थी, कुछ तो पता होगा। नहीं पता होगा पड़ोसियों को पता होगा, या अगर गांव में ऐसे लोगों को नहीं पता रहता है तो कहते हैं यार जिस साल उस फलानवे की शादी हुई थी उसी साल तो इसकी भी हुई थी। तो अब उस फलाने का पता लगा, कार्ड मिल गया, या किसी को याद है उनके परिवार में, तब उन पढ़े लिखे लोगों में ये चीज मेंटेन रखते हैं। और बाकी और लोग तो पता ही नहीं चलता कब शादी हुई कब मर गया, कुछ पता ही नहीं चलता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इस तरह से वो निकाल के पादरी ने कहा कि हाँ ठीक है, तो अब वो जाके सर्टिफिकेट पेश कर दिया कि मैं मैरिड हूं, तो जब मैरिड है तो राइट है, ठीक। लेकिन अगर दूसरी वाइफ होती तब, एक के रहते हुए दूसरी होती तब सिचुएशन बदल जाती, ठीक है। तब उसको राइट नहीं था कि वो बेच सके, ठीक, पहले की रहते हुए। या इलीगल मैरिज होती, दिखावटी मैरिज होती जिसको पैसोनेशन बोलते हैं, वैसी मैरिज होती तो भी नहीं होता, तो भी नहीं बेच सकती थी, ठीक। चौथे पॉइंट में ये, जो लोग लेट आए उनको थोड़ा कम समझ में आएगा वो क्या रहा है क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है। सोने में कितने देर हो गई, 8 बज गया, आधे घंटे लेट हुए तुम लोग, 8:10 हो रहा है। कहाँ 2 दिन आते हुए तीसरे दिन गायब हो जाते हो, समस्या बताओगे, है ना। कल नहीं आई थी ना तुम, कल नहीं आई थी ना ये। जबकि चलिए, जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय, अब यहाँ पे राय की बात आ रही देखिएगा, किसी ऐसे लोक अधिकार रूढ़ि या लोक या साधारण हित के विषय में, शब्द देखिए, एक एक शब्द को पकड़िएगा, आप लोग गलती यहीं पे करते हो सबसे बड़ी। उस उपर्युक्त व्यक्ति की राय, उपर्युक्त व्यक्ति का मतलब जो मर गया है, जो मिल नहीं सकता है, जो साक्ष्य देने में अक्षम हो गया है, असमर्थ हो गया, या जो हाँ जिसकी हाजिरी आसानी से नहीं लाई जा सकती, तो के विषय में, अस्तित्व के बारे में, जिसके अस्तित्व से यदि वो अस्तित्व में होता तो उससे वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार रूढ़ि या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने के पहले किया गया था। When the statement gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or customs or matters of public general interest, of the existence of which he is existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, customs or matter had arisen.
बात बैरक में जब पढ़ते हो तो लगता है क्या कह रहा है ना, ये तो लगता है, लेकिन वो आपके समाज के बारे में कह रहा है। समाज के बारे में क्या कह रहा है, आप ही लोगों से पूछ लेते हैं। सबके घर बने हैं ना, सबके घर है कि नहीं, सबके घर होंगे ना, रोड होगी, गलियां होंगी, सब होंगी ना। अब किसके किसके घर के सामने पेड़ है, पेड़ है किसी के सामने, नहीं है। तालाब वालाब, हम्म, तालाब है, खेत खलियान कुछ है, सब होगा ना। विवाद, जमीनी विवाद होता क्या है सिविल में, और चलता ही क्या है, 4 ही 5 विवाद की वजह से तो वकील साहब की रोजी रोटी, वो 4 ही 5 विवाद की वजह से वकील साहब की रोजी रोटी चलती है। अगर वो विवाद खत्म कर दिया जाए तो समाप्त हो जाए मामला, लोग वकालत करना छोड़ देंगे। एक जमीन का मसला, एक विवाह का मसला, और एक लेन देन का मसला है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये तालाब है, ठीक है, इस तालाब में ये वहां के जमींदार हैं, कहाँ के, गांव के। इस तालाब पे इनका वर्चस्व है। वर्चस्व मतलब कि इसमें जो भी उत्पाद होता है, सिंगाड़ा हो रहा हो, मछली हो रही हो, जो भी हो रहा हो, उसका उपभोग कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है। ठीक। और ये प्रथा जाने कब से चली आ रही है, किसी को नहीं पता। ये इधर से छोटी सी गली है, ये भी आने जाने की। अब जब इनको घर बनाना हुआ तो इन्होंने क्या किया, इसको रोक दिया यहाँ से। फिर उन्होंने सोचा कि बना ले, अपना बढ़िया चौड़ा घर हो जाएगा, इन्होंने इसको बना के रोक दिया। अब रूढ़ी प्रथा है ना, और लोक साधारण या साधारण हित, तो साधारण हित है ना, जनता का हित है यहाँ पे कि नहीं, आने जाने का रास्ता जो होता है ये क्या होता है, सार्वजनिक होता है। हाँ, सार्वजनिक होता है, आम जनता के आने जाने का होता है। अब ये तालाब पे सिर्फ जमींदार का प्रयोग होगा, ये या तो प्रथा हो सकती है या तो रूढ़ी हो सकती है। प्रथाएं, जो है जमींदार की जमीन है तो तालाब भी जमींदार का होगा, ये प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही है। या कोई ऐसी प्रथा आ रही कि मूर्ति का विसर्जन जो है वो तालाब में ही होगा, पानी में ही होगा। तो इसमें मूर्ति विसर्जन की परंपरा थी, यानी प्रथा थी, प्रथा है ना, चलिए अभी तक चली आ रही है, पानी में विसर्जित होगा। तो ये कस्टम भी हो सकता है, यूजेस भी हो सकता है, दोनों। रूढ़ी और प्रथा का मतलब समझ रहे हो ना, बड़ा बड़ा रूढ़िवादी आदमी है, सुना है ना, जरा टस से मस नहीं हो रहा है। अगर 8 बजे उसको दिया जलाना है मूर्ति के ऊपर तो जलाना है ना। और क्या, धाने मावा के हो तो रही दादी अब मान लो कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट ये होता है कि यंग लड़के आ रहे हैं आजकल, तो कह राजा जी की ऐसी तैसी, कौन है तालाब पे कब्जा किया, तो बोले वो है। मतलब क्या है इसमें, खानदानी चला आ रहा है, डेमोक्रेटिक उसमें फिर जो थोड़ा से, हाँ वो संविधान पढ़ के आ गया है, ऐसा बराबर का अधिकार है, इसमें राजा जी वाजा जी कोई तालाब नहीं है, ठीक है। कोई, हाँ, कोई सोशलिस्ट हो गया वो, सारी संपत्ति समाज की है। हाँ, जमींदारी एक्ट पढ़ने गया वो, अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़वा लाया। तो राजा जी उसको पकड़वाए के बुला के लाओ उसको, राजा जमींदार, पकड़ के लाओ, किसका लड़का है, बोले कलुआ का लड़का है, तो बहुत बदमाश है। पकड़वा के लाए जमींदार। तो अब उसमें 2 तरह के जमींदार होते थे, एक बौद्धिक वर्ग जो होता था ना, जो अकल से थोड़ा मजबूत होते थे, और एक जो होते थे कमजोर होते थे। तो जो थोड़ा कम पढ़े, तो जो कम पढ़े लिखे हो तो पकड़ के लठिया दिए कायदे से, है ना। और जो पढ़ा लिखा वो पुलिस वालों को फोन किया, कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, वो देखो हमारे उससे मछली पकड़ ले, चोरी कर लेगा, चोरी का ब्लेम लगा दी। अब पुलिस वाले ले जाके उसको मुलायम कर रहे हैं, है ना। तो अब उसको किसी वकील साहब ने सलाह दिया कि बेटा क्यों नहीं इसमें मुकदमा कर देते तुम,
तालाब सरकारी रजिस्टर में दर्ज, रजिस्टर में तालाब हमेशा सरकारी ही दर्ज होता। वकील साहब ने उनको ज्ञान दे दिया, वकील साहब का भी जुगाड़ बन गया। तो बोल रहे वकील साहब कितना खर्चा होगा, तो वकील साहब शुरू में ज्यादा नहीं बताएंगे, अबे हो जाएगा 1000-1500 में हो जाएगा। अरे ठीक है वकील साहब करिए, कल केस करिए, बताता हूँ उसको। शुरू हो गया मुकदमा। अब क्योंकि रूढ़ी और प्रथा के बारे में ये होता है कि वहां पे लॉ भी सरेंडर कर जाता है, विधि भी सरेंडर। लेकिन वो आपको साबित करना होगा कि वो कस्टम और यूजेस वो चल रहे थे, वो साबित करना होगा। अब जब मुकदमा हुआ, नोटिस हुई, तो राजा साहब की तरफ से भी, यानी जमींदार की तरफ से भी जाएगा, प्लेंट वगैरह जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट जाएगा। उन्होंने भी लिखा कि साहब ये हमारे दादा परदादाओं से चला रहा है, हमें खुद नहीं याद कब से ये हमारा इस पे कब्जा है। तो एक नियम है ना कि 12 वर्ष तक अगर किसी का निरंतर किसी पे कब्जा हो जाए तो उसी का हो जाता है डिस्प्यूटेड। अगर किसी ने बीच में, इंटरप्टेड होना चाहिए, कभी किसी ने कोई उस पे ब्लेम ना किया हो, अनइंटरप्टेड उसको बोला जाता है। ठीक है। हाँ, अगर किसी ने पहले एप्लीकेशन दे रखा था, 100 साल पहले भी अगर दे रखा था, और वो एप्लीकेशन उसको मिल गया, साहब देखिए हमने बीच में भी 100 साल पहले हमारे दादाजी, इन्हीं से तो इसी बात की तो लड़ाई चली आ रही है, हमारे दादाजी से परदादाजी से। तो अब उस रूढ़ी को साबित करना है। अब वो अगर कहीं पे उसकी डायरी, किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो लेखा जोखा रखता हो, या उन्हीं के मुनीम के द्वारा जो लेखा जोखा रखा जाता रहा हो, उसमें कहीं पे भी दर्ज हो कि अंग्रेजों ने जमींदारों के, या अंग्रेज इस जमींदार के काम से खुश होकर इनको इतने बीघे का 99 वर्षों का पट्टा दे दिया, या क्योंकि 99 वर्षों से ज्यादा पट्टा नहीं होता ना, पट्टा दे दिया, और वो पट्टे को वो समय समय पर रिन्यूअल करवाते आ रहे हैं। तो अगर ये चीज कहीं लिखी हुई है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आपको साबित करना होगा कि नहीं साबित करना होगा, साबित करना होगा। और अगर नहीं साबित कर पाते हो तो वो तालाब किसको जाएगी, सरकार को जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी, और गवर्नमेंट क्या करेगा उसमें फिर जो चाहे करे, जैसे आजकल चल रहा है, सारे अवैध कब्जे हटाने के आदेश। तो चौथा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो जब कभी भी ऐसे मसले हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे किसी पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, पेड़ बहुत पुराना है और इससे काफी लोगों को फायदा होता है, इसमें कुछ जो भी फल फूल जो भी ले जाए लोक हित में है, वो छाया भी देता है, और पूजा भी लोग उसमें पेड़ है किसी चीज का जिसकी पूजा भी होती है, जिसपे, है ना, या उस पे चबूतरा बना के लोग मंदिर में मूर्ति वगैरह रख दिए, पूजा भी होती है, मुद्दतों से चला आ रहा है। अब कोई व्यक्ति उसको अगर रोकने की कोशिश करे तो भाई ये बताना होगा कि कब से ये चली आ रही है पूजा, तो वो साबित करना पड़ेगा ना कि साहब सदियों से चली आ रही है, कोई नए की नहीं है ये। लेकिन अगर लोकहित में वो डिस्टरबेंस कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्या किया जाएगा, उसको हटा दिया। ठीक है। तो ये, लेकिन ये कब, जब साबित हो कि इसका पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है। कोई इससे रूढ़ी प्रथा तो जुड़ी हुई नहीं है कि अगर यहाँ पूजा नहीं करेंगे तो पूरा गांव डूब जाएगा पानी में, ऐसा कोई अगर मान्यता है तो भैया कहेंगे तो पढ़ा रहने दो चुपचाप, मत छुओ उसको, है ना। ठीक। नेक्स्ट है ये, जबकि वो कथन किसी ऐसे व्यक्ति के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में, जिन व्यक्तियों की रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वो कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वो कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के पूर्व किया गया था। आया समझ में, कल प्रॉब्लम लिखे थे इस पे, इसी पे बेस था कल प्रॉब्लम एक ना। फला व्यक्ति का जन्म, जन्म वाला था ना कि किस, अच्छा यहाँ पे नहीं था, क्वेश्चन पेपर नहीं आया था।
लेकिन वो पहले वाले से कनेक्टेड। अच्छा, तो रक्त, विवाह, दत्तक, 3 शब्द है ना। अब किसी बच्चे को किसी व्यक्ति ने दत्तक लिया, कब लिया, कौन कौन था, क्या लिखा पढ़ी हुई, उस जमाने के बाद 10, 20, 50 साल के बाद किसी को पता रहता है क्या? सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है। या रक्त या विवाह से संबंधित कोई मामले होते हैं, तो अब जिसकी मान लो 80 साल पहले शादी हुई होगी, मान लो मोदी जी की शादी हुए 85 साल हो गए, कितने साल हो गए, 60 साल हो गए होंगे ना, क्योंकि अभी तो अब ये हो कि भाई मोदी जी की बारात कौन कौन गया था, सबूत चाहिए। तो अब उसमें जो जो गया होगा वो तो कहेगा ही ना। अब या इतने लोग गए तो कोई बचा ही नहीं, सब एक्सपायर कर गए, मतलब 4 ही 5 लोग गए तो सब खत्म हो। लेकिन उसमें जो एक बंदा जाता था वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर ले। कुछ लोगों की आदत होती है कि डायरी लिखने की होती है, किसी को पूरा मेंटेन करने की होती है। तो अब कोई मसला फंस गया, जैसे भी फंसा ही है कि शादी हुई भी थी कि नहीं हुई थी, या हुई थी तो क्यों छोड़ दिया, तमाम तरह के मसले। अगर वो सिविल कोर्ट में चली जाए तो मसला हो जाए, तो उसको साबित करना है। मोदी जी कह देना मेरी तो कभी शादी नहीं हुई थी, कह सकते हैं ना, ये झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट है ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो अब बस भाई साबित करो आप, ये हुई थी। अब क्या नाम, जसोदा बेन, अब साबित करती रहे बेचारी। कहाँ साबित करेंगे बताओ? जो शादी में गए थे, जो लिखा पढ़ी कुछ, जो जमाने में रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता था। तो अब पता चला कि मेरे मामा का लड़का गया था, या मेरे मामा का लड़का था, और वो डायरी में लिखा हुआ है कि कितने लोग बारात आए थे और कब शादी हुई थी, क्या हुआ था, वो डायरी में लिखा हुआ था। अब उसको बुलाया गया कि आप, बुलाया क्या गया, कोर्ट में पेश करिए। साबित हो गया कि हाँ शादी हुई थी। ठीक। तो ऐसे जगहों पे जब कोई ऐसा मसला आता है, दत्तक ग्रहण लिया गया था या नहीं लिया गया था, तो जो लोग गवाह में होते हैं, अगर वो नहीं है, सब मर ही गए क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन है, तो जब सब मर गए तभी तो समस्या हुई है, और उसके पहले वो बंदा सब करके चला गया। या कोई व्यक्ति सारा कुछ करवाया और कहा कि हम जा रहे हैं अब त्रिनाद टोबैको, निकल लिया वो, अब मामला यहाँ पे फंस गया है कि ये दत्तक गलत हुआ है, दत्तक ग्रहण गलत लिया गया है, तो इसेंशियली नहीं पूरे हो रहे। अगले पार्टी ने, जिसका बच्चा था, उसने क्लेम कर दिया, विवाद खड़ा हो गया। गवाह कौन था, तो बोले साहब गवाह तो ट्रिनाड टोबैको में रहता है, क्या उसको बुलाया जा सकता है? साहब नहीं बुलाया जा सकता उसको, बहुत खर्चा होगा। अब ये न्यायालय के विवेक पे होता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको नहीं बुलाया जा सकता और खर्चे ज्यादा होंगे, तो ये न्यायालय के विवेक पे होता है कि वो क्या करेगा, न्यायालय क्या करे, कौन सी सिचुएशन में होगा कि वो उसको प्रूफ करवा दे। अब वो कहेगा ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो फोन से बात तो हो सकती है, टेलीग्राम तो आ सकता है, कुछ तो हो सकता है, उनसे लिखवा के मंगवा लीजिए आप, जैसे बोलते हैं कि लिखवा लो उनसे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, एविडेंस चाहिए कोर्ट को। तो कभी भी बहुत से डिस्प्यूट होते हैं, हमने देखा होगा ना, दत्तक में या किसी उसमें बच्चे के लेन देन में, है ना, तो वहां पे विवादग्रस्त प्रश्न उठाए जाने के पूर्व वो सारा चीज हो जाना चाहिए। बाद में उठाओगे तो नहीं होगा ना भाई, दत्तक ग्रहण ले लिया गया, उसके बाद सारे क्रियाक्रम हो रहे हैं, तो उसके बाद थोड़े पहले क्या क्या हुआ, तो वो विवाद होने के पहले सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे बहुत सी चीजें होती है, जैसे आप लोग एफिडेविट बनवाते हो, है ना, एफिडेविट कब बनवाया जाता है? जब आपको काम कुछ कराना होता है ना, तो उसके पहले बनवाया जाता है कि बाद में बनवाते हो?
पहले वो पहले मांगा भी जाता है। अब अगर मान लो उसमें डेट नहीं पड़ी है या डेट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, वो डेट आज की ना पढ़ के 4 दिन 3 बाद की पड़ गई या 3 दिन बाद की, और चेक करने वाले ने चेक नहीं किया। अब वो मसला ये गया कि साहब ये हाई स्कूल पास तो हुए हैं, इनका रिजल्ट जो आया वो 30 जून 2025 को आया है, इनका एफिडेविट 5 जुलाई 2025 का है। ऐसे कैसे हो सकता? मामला फंस गया ना, विवादग्रस्त हो गया नहीं। अब साबित ये करना होगा कि वो स्टाम्प कब खरीदा गया था, और वो स्टाम्प कब खरीदा गया था। स्टाम्प मोहर वोहर लगाने वाले भी होते हैं ना, नोटरी कब, तो नोटरी की तारीख से पता चलेगा, उसमें लेंस लगा के देखा जाएगा। अगर मान लो कभी कभी प्रिंट नहीं आता सही, लिखने में गलती हो सकती है, तो मुहर में तो गलती नहीं होगी, या जो और 2 लोग साइन करते हैं वो लोग तो सही लिखे होंगे ना। तो अब किसी ने उसमें 28/6/2025 लिख दिया था, जो सर्टिफाइड करने वाला था। लेकिन जो अब 5 तारीख जो उसमें लिखी है, जो वहां चढ़ गई है, दर्ज हो गई है, तो उसको डिनाई किया जा सकता है ना। डिनाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। अब वो व्यक्ति त्रिनाट टोबैको वाला आए चाहे ना आए, क्या दिक्कत है? मतलब कोई भी इशू बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है, आपको भी और आपको भी, है ना। कहाँ की बात हो रही है, क्या हो रहा है, अभी नहीं समझ में, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। लेकिन बस इतना समझ लो कि जो व्यक्ति मर चुका है, जो 4-5 बातें जो लिखाई ना, उन्हीं बातों को ध्यान में रख लो। ठीक, 5 बातें जब ध्यान में रखोगे ना, तब आगे बढ़ोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। फिर अभी 1-2 एग्जाम्पल आपके परिवार पे भी दे देंगे तो और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, when the statement relate to the existence of any relationship, अच्छा ये तो हो गया ना, अच्छा नहीं नहीं, ये हो by blood marriage or adoption between a person disease and in made in any will or deed relating to the affair of the family to which any such diseased persons belong, or in any family pedigree, or upon any tombstone, family portrait, or other things on which such statement are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised, जबकि वो कथन मृत व्यक्तियों के बीच मृत व्यक्तियों के बीच, मृत व्यक्तियों के बीच की बात है। पहले तो नॉर्मली बात थी, अब मृत व्यक्तियों के बीच दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृतक व्यक्ति अंग था, संबंधित किसी विल या विलेख में, या किसी कुटुंब वंशावली में, या किसी समाधिकार प्रस्त कुटुंब चरित्र या अन्य चीज पर जिसमें ऐसा कथन प्राय किए जाते हैं, गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के पूर्व किया गया हो। अब इसको ऐसे समझो जैसे ए और बी 2 भाई हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नंबर है, ठीक है। इसके बच्चे नहीं है, इनके एक बेटा है और बाकी बेटियां हैं। इनके कोई बच्चे नहीं है, इसको बोला जाता है लावल्द। इनकी भी वाइफ है एक्स और इनकी भी वाइफ है जेड। ठीक, परिवार है, इनका परिवार अपना, इनका परिवार अपना, है ना। तो क्या बच्चे नहीं होते तो परिवार नहीं होता क्या? वही हस्बैंड वाइफ का भी तो परिवार हो जाता है। अब ये प्रॉपर्टी दोनों के अलग अलग है, ये अपना बाहर रहती हैं किसी शहर में, ये गांव में रहती है, खेत वगैरह गांव में होते। अब क्या हुआ कि ये बाहर रहते थे गांव शहर में, और ये गांव में रहते थे, तो
अब ये भी एक्सपायर कर गए 1900 मान लो 76 के आसपास, ये भी मर गए मान लो 1978 के आसपास। दोनों भाई एक्सपायर हो गए, दोनों भाई एक्सपायर हो गए। तो जब भाई दोनों एक्सपायर हुए तो उनकी प्रॉपर्टी किसके नाम आएगी? वाइफ के नाम आएगी, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी, इसको क्या बोला जाता है जो प्रॉपर्टी आती है नाम? वरासत या वसीयत, दो शब्द होते हैं। इंटेस्टेट, इंटरेस्टेड। वरासत, इसको बोला जाता है वरासत। वरासत, विरासत, वरासत, ये विरासत हेरिटेज हो जाता है, ठीक है, वरासत बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक होता है विल, एक होता है विल, ठीक है? विल मतलब इसको वसीयत बोला जाता है। वसीयत और वरासत दोनों में अंतर होता है। इंटेस्टेट होता है, इंटेस्टेट, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। वरासत और वसीयत में अंतर होता है। वरासत वो होती है कि जो एक खानदानी चीजें होती है वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती जाते हैं। वारिस, जिसको ना वारिस से वरासत बना हुआ है। तो जैसे मान लो ए नामक व्यक्ति है, अगर इसके बच्चे होते तो इसका वारिस इसका बच्चा होता। बी का मरने के बाद उसका वारिस उनका बेटा बन गया, तो ये वरासत हो जाती, ठीक है, कुछ करो ना करो वो प्रॉपर्टी उनकी। अब इनकी ये है कि अगर इनकी प्रॉपर्टी एज इट इज पड़ी होती, कोई नहीं होता, तो एक अभी आप लोग 108 और 9 रेवेन्यू कोड में पीसीएसजे में पढ़ोगे, सेक्शन 108 9 में ना, वो जो वरासत संबंधी उत्तराधिकार संबंधी जो नियम दिए गए हैं, तो उसमें ये है कि भतीजे का राइट होता है ना, कि अगर नहीं तो यहाँ पे भतीजे का राइट आएगा, ठीक है, नहीं उनके बच्चे नहीं है तो बनी सी बात है, तो भतीजे का राइट आएगा, ठीक है। तो वो एक लिस्ट दी हुई है उसमें, बहन के बच्चों को, है ना, सबको आती है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। वसीयत क्या होती है? ये मरने के पहले ही अपनी संपदा को सुरक्षित करवा देना। तो अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ये ए नामक जो व्यक्ति था, इसने कभी वसीयत नहीं किया। अगर ये वसीयत कर दिया होता तो इनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी वसीयतदार के नाम आ जाती, है ना। फिर वो प्रॉपर्टी इनके वाइफ के नाम नहीं आ पाती। नियम तो यही है, क्योंकि वो वसीयत हो चुकी, मरने के बाद वसीयत लागू होती, वसीयत हमेशा मरने के बाद लागू होती है, ठीक। अब अगर वसीयत की होते तो ये प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं आती। अब इधर क्या हुआ कि इन्होंने इनकी फर्जी वसीयत तैयार कराई, किसकी? ए की। तो उनको ये था कि इनके बच्चे नहीं तो मेरे बच्चे को ये संपत्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने इनकी वसीयत दिखाई, पूरा बढ़िया लिखाया, लिखाने के बाद कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में पेश करने के बाद आदेश कर दिया मजिस्ट्रेट ने, नायब तहसीलदार ने, नाम उनका दर्ज हो गया। अब वो जब इनको पता चला, जिनके नाम ये वरासत हो चुकी थी, एक्स के नाम, जब इनको पता चला तो इन्होंने क्या किया कि केस किया कि अभी हम जिंदा हैं और हमारे हस्बैंड ने कभी ऐसा किया नहीं है, वो तो आपको बयास हो। उसमें एक पाका 11 बोला जाता है, उसको रजिस्टर होता पाका 11, उसमें नाम हमारा दर्ज है, तो कैसे? तो पूरा मुकदमा चला, गवाही हुई। तो अब यहाँ पे पारिवारिक रजिस्टर निकालिए आप, कि क्या आप एक्स के ऊपर ब्लेम आया कि मतलब ये इन्होंने अपने बयान में कहा कि उनकी कोई बीबी नहीं थी, हम उनकी सेवा करते थे, वो मर गए 1980 में, मतलब ऐसा बयान दिया था कि अपने बयान में ही वो फंस गए। झूठ झूठे होता है ना, वो अपने बयान में फंस गए। यानी मरे 78 में, बता रहे 84 में, 82 में उनका नाम दर्ज हो चुका था। तो आप 84 मरने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब वरासत हो गई तो चांस तो है ही नहीं 84 मरने। तो कहने का मतलब वो अपने उसमें, तो अब यहाँ पे कैसे साबित किया जाए?
यहाँ पे अब कैसे साबित किया जाए कि वो प्रॉपर्टी एक्स, यानी पहले तो ये साबित करना है कि एक्स ही इनकी रियल की वाइफ है, क्योंकि ब्लेम हो गया कि वो उनसे शादी नहीं हुई थी, वो रहती नहीं थी, तो पहले तो ये साबित किया जाए। तो ये साबित कहाँ से होगा? नहीं, गवाह तो अब शादी के कार्ड, बेचारे मर गए, बूढ़े हो गए, अब शादी के कार्ड रख कर रहे क्या? अपने अपने पिताजी की शादी कार्ड दे सकती हो तब? हाँ, हाँ, वोटर लिस्ट पहले सर, वोटर लिस्ट, फिर एक होता परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर होता है, सबके परिवार का लेखा जोखा सरकार के पास रहता है, ठीक। फिर राशन कार्ड होता है, फिर आधार हो गया, अब तो आधार हो गया, निर्वाचन आयोग का वो हो गया ना, तमाम चीजें होती हैं। तो उस जमाने में आधार चलता था ना, आईडी चलती, 1996 की बात है ना। तो राशन कार्ड चलता था, वोटर लिस्ट चलती थी, तो कोर्ट ने मंगा लिया और परिवार रजिस्टर की नकल मंगा लिया कि क्या इनकी वाइफ थी असल में, तो वहां से पता चल गया कौटुंबिक रजिस्टर से कि ये इनकी रियल की वाइफ थी। समझ में आ गया? तो साक्ष्य प्रूफ हो गया। तो अब ये कहो कि नहीं, वो जो मरे हैं उनको बुला के लाओ, वो बोले कि हाँ ये इनकी बीवी थी कि नहीं थी। जो मर गए हैं उनको क्या बुलाया जा सकता है क्या? है? नहीं ना। तब तब कहाँ से साबित करोगे? तो उनके जो रिटर्न स्टेटमेंट होंगे परिवार के, कुटुंब के, है ना, फिर गांव के आसपास के लोग होंगे ना, तो वो तो बताएंगे ना कि भैया इनकी बीवी है कि नहीं है, एक दो लोग रियल में गवाह मंगा लो, ठीक। बात समझ आ गई ना? तो ये इसका क्लियर। अब नेक्स्ट आइए। When the statement is contained in any deed, will, or other documents which relate to any such transaction, as is specified in clause A or 11 or A section 11, जबकि ये कथन किसी ऐसे विलेख, विल या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जैसा धारा 11 के खंड का में विनिर्दिष्ट है। तो धारा 11 क्या है? हाँ, तो अब उसमें अगर लिखा हुआ है तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको किसी साक्ष्य को देने की, मर जाए चाहे जो हो जाए। तो भाई आदमी रजिस्टर करने के बाद मर जाता है, मान लो आपने बैनामा कर दिया और बैनामा करने के बाद आप विदेश चले गए, मामला यहाँ पे फंस गया, आपके रिश्तेदार आके उछलने लगे, नहीं उसको ऐसे कैसे बेच के चला गया, उसमें हमारा भी हिस्सा है। कभी कभी भाई लोग ही बेच के चले जाते हैं एक दूसरे भाई की संपत्ति, और बेचारा फिर परेशान रहता है। तो बोला उनको बुलाइए, तो कहा साहब वो तो अब नहीं आ सकते, तो भाग गए, जैसे मेहुल चौकसी भाग गया, है ना, सब लोग भाग गए ना, अब इनको लाया नहीं जा सकता है। तो अब जब लाया नहीं जा सकता तो फिर कैसे होगा? डॉक्यूमेंट्स निकालिए, गवाह कौन थे उनको बुलाइए, वो तो मिल सकते हैं ना। बात समझ रहे? नहीं तो इस तरह से करके जो उसमें विल वगैरह में या जो भी लेख होते हैं, लिखने वाला लेखक कौन है, तो और दो तीन लोग होते हैं ना, वो तो मिल सकते हैं ना। ये बोलो कि ये उन्हीं का, पहले तो ये साबित ये करना कि ये उन्हीं का लिखाया हुआ है कि नहीं है, या उन्हीं का है कि नहीं है, बस इतना साबित कर दो, खत्म काम, आप जाइए, वो आए चाहे ना आए। अब ये नहीं कि वो अगली पार्टी करे नहीं साहब उन्हीं का है, मेरे भाई का ही लिखा हुआ है, तो कैसे मान ले कोर्ट? कोर्ट को भी तो थोड़ा समझना बूझना है ना। तो कभी कभी झूठ भी लोग बोलते हैं, कोर्ट कहेंगे बुलाइए उनको, तो कह रहा साहब वो बहुत दूर से, हो सकता है बहाना बना रहा हूँ, तो इधर ठीक है नहीं आ सकते, कहना तो कह ठीक है, अच्छा इसमें गवाह जो उनको बुलाइए आप, वो तो साबित कर सकते हैं ना। तो अब गवाह से पूछा जाए कि आप क्या पहचानते हैं ये उन्हीं की राइटिंग है, तो बोले हाँ साहब पहचानते हैं। कोई और लिखित आपके पास है? हाँ साहब कभी वहां से लेटर अभी लिख के भेजा उन्होंने, यार क्या है वो जमीनिया का क्या हुआ जो बेच के आए थे हम लोग फ्रॉड करके, उसे हाल खैरियत ले रहा है, तो कल लेटर लेके आइए, कल आप मैच कराइए। मैच हो गई, मैच हो गई तो प्रूफ हो गया ना, अब आए चाहे वो ना आए, भाड़ में जाए, ठीक।
Last, when the statement was made by a murder a person and expressed feeling or impression on their part relevant to the matter in question, जबकि वो कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रसंगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं और धारणाओं को अभिव्यक्त करती है। बोलो। अच्छा ये बताओ, ठीक है, मान लो आपके गांव में, आपके पड़ोस में मेला लगता है, मेला लगता है। एक जनरल क्वेश्चन है, और आप जॉब करते हो मान लो बनारस में या दूसरे शहर में, अब आपका बॉस जो आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, मेला जाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक ऐसा शुभ दिन होता है जब मुलाकात होती है, नहीं तो मुलाकात नहीं हो पाती। किससे? अब ये अपना समझना किससे, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति अपने बॉस से कह रहा है सर प्लीज छुट्टी दे दीजिए सर, बहुत जरूरी जाना है। बॉस ने कहा नो। फिर बॉस को एक दिन लगा कि यार बार बार कह रहा है, कुछ है तो नहीं, सच्चाई तो नहीं है, वाकई में मेला लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उसी के गांव के आसपास का एक व्यक्ति और था, उसको भी यही मामला था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये लोग सब इकट्ठा होके गए, जब नहीं दे रहा था बॉस, तो ये सब लोग इकट्ठा होके गए। तो होता है कि देखो दो चीजें होती है, एक आदमी जब झूठ बोल रहा होता है और एक जब आदमी दिल से कोई चीज बोल रहा होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक। और कुछ कलाकार होते हैं वो दिल से ही सारी बातें बोल जाते हैं, है ना, तो उनको कलाकार बोला जाता है। तो अब जब बोले कि नहीं साहब बहुत जरूरी है साहब, जैसे छठ पूजा है, छठ पूजा में अगर बिहारी कोई बंदा है और उसको छुट्टी ना दी जाए तो उसके हाव भाव देखिएगा आप, उतने दिन तो वो इतना विचलित रहेगा, इतना विचलित रहेगा कि पूछो मत। और छुट्टी लेने के लिए उसकी फीलिंग, उसकी भावनाएं देखिएगा आप, किस तरह से वो गिड़गिड़ाता है, किस तरह से मिन्नतें करता है, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इसका लगाव है, पता चल जाता है ना। जैसे पड़ोस में जब मौत होती है तो क्या उसी तरह से दहाड़ मार के रोते हो जिस तरह से अपने घर वालों के उसमें रोते हो, है ना? नहीं रोते ना। इसी तरह जब विदा होते वक्त जब बेटी रोती है माँ को चिपक के, कोई दूसरा रो सकता है क्या वैसे? हाँ वही फीलिंग समझने वाली बात होती है। वह सौतेली माँ होगी तो लगाओ। नहीं, वो चीजें नहीं होती, कुछ भी हो वो चीजें नहीं होती, ठीक। जैसे एक बार जली हुई रस्सी या टूटी हुई रस्सी को दोबारा वैसे नहीं जोड़ा जाता, इसीलिए रिश्तों में भी यही है, अगर एक बार गांठ बन गई किसी भी उसकी, ये अनुभव अगर जो लोग अभी नहीं शादी किए हैं तो उनके लिए अनुभव की बात है, तो रिश्तों में कभी दरार मत आने देना। अगर आ गया और फिर आपने मेंटेन किया तो ये मान के चलो कि आपको हर वक्त सतर्क रहना है, नहीं कब क्या हो गया कुछ भरोसा नहीं है फिर, ठीक है। तो इसलिए संबंधों को शुरू से मेंटेन रखिएगा, ठीक, गांठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांठ की जगह होती कमजोर हो जाती है फिर, देखा होगा ना, मजबूत नहीं होती, वो कमजोर हो जाती है।
कभी खुल भी जाती है, कभी वहीं से टूट भी जाती है। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 32 का ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया कि इतने समस्त समस्याओं पे अगर हमको किसी व्यक्ति का साक्ष्य लेना हो और वो व्यक्ति नहीं है, 4 बातें लिखी है ना, उन परिस्थितियों में नहीं है कि वो साक्ष्य दे सकता हो, तो कहीं उसके कारोबार के अनुक्रम में रखी गई डायरी है ना, कहीं उसके कुटुंब रजिस्टर, सबसे निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है कि उसने ऐसा कहा होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, है ना। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? कुछ थोड़ी बहुत नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल तो नहीं आना चाहिए यार, कुछ तो आना चाहिए ना। नहीं आई जरा भी? अगर नहीं आए तो थोड़ा सा लिखो, लिखोगे तब समझ में आएगा। लिखो, पहले हिंदी वाले लिखे फिर इंग्लिश वाले लिखे। नहीं सिनॉप्सिस नहीं, पहले ऐसे लिखो। इस धारा का, धारा 26 का, धारा